और इसका चैप्टर 6 और उसके पेज नंबर हम 128 पे हैं आज फर्स्ट पैराग्राफ पे। उससे पहले थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। कल हमने पढ़ा कि कैसे BLW वहाँ से डिस्चार्ज हुए दिसंबर 18 को और इमिडिएटली वो मीटिंग चले गए विदाउट विलम्ब। उसमें लिखा है कि स्टार्टेड वेल फॉर द विलियम। वो जो उन्होंने लिखा है कि इमिडिएटली वहां से निकलते ही एंड लुइस अटेंडेड ऑक्सफोर्ड ग्रुप मीटिंग। और वहाँ के ऑक्सफोर्ड ग्रुप मीटिंग का उन्होंने एटमोसफेयर किस तरह से कंडक्ट हो रहे थे और वहां जाकर उन्हें कैसा महसूस हुआ वो उन्होंने एक्सप्लेन किया, बताया, कोशिश करी। और ऑक्सफोर्ड ग्रुप के बारे में थोड़ा सा उन्होंने आगे बताने की कोशिश करी। उसमें किस तरह के उनके एब्सोल्यूट्स थे। 4 एब्सोल्यूट्स हमने पढ़े, ऑनेस्टी, प्योरिटी, देन अनसेल्फिशनेस एंड एब्सोल्यूट लव। और उसके बाद उनके प्रिंसिपल थे 4, कन्फेशन, रिस्ट्रिक्शन एंड डायरेक्ट गाइडेंस ऑफ गॉड अंडरलाइन एवरी कन्वर्सेशन। और फिर ऑक्सफोर्ड ग्रुप के जो फाउंडर्स थे उन्होंने बताया कि फ्रैंक बुकमैन, उसके बारे में उन्होंने थोड़ी सी जानकारी हमारे को दी। डॉक्टर शैम शूमेकर के बारे में उन्होंने बताया। वो आके बता रहे हैं कि एग्रीइंग विद जेम्स इन द न्यू टेस्टामेंट दे थॉट पीपल ought to confess their sins one to another। अब जो न्यू टेस्टामेंट एक तरीके के से एक कमांडमेंट है, उस कमांडमेंट के तहत उन्होंने देखा कि लोगों को कन्फेस, अपने अपने पापों का, अपने शॉर्टकमिंग्स का अ, जो कन्फेशन है वन टू अनदर, एक दूसरे से वो करना है, करना चाहिए उन्हें। हैवीली emphasizes this wholesale sort of personal हाउस क्लीनिंग। जस्ट a minute, थोड़ा सा लाइट की कमी हो रही है। जस्ट जी, सॉरी, मैं दोबारा से पढ़ता हूँ को। heavily emphasizes this wholesale sort of personal house cleaning they call the process sharing। जो शेयरिंग का कि पर्सनल हाउस क्लीनिंग, जब आपस में अपना स्टेप 4 की हम बात करते हैं कि अपना जो अंदर का पास्ट है उसको साफ करना, क्लीन करना, और उस प्रोसेस को उन्होंने शेयरिंग का नाम दिया कि हम एक दूसरे से साझा करते हैं अपने आप को। नॉट ओनली वर थिंग्स टू बी कन्फेस्ड, समथिंग वाज टू बी डन अबाउट देम। और सिर्फ कन्फेशन से काम नहीं चलेगा। स्टेप 5 कि मैंने जाके किसी को बता दिया और बताने से मैं हल्का तो हो गया, मैं सॉल्यूशन तो निकला, बट उस सिर्फ उसी से काम नहीं चलेगा, उसके बारे में भी कुछ और करना पड़ेगा। दिस यूजुअली टुक द फॉर्म ऑफ व्हाट दे कॉल्ड रिस्टिट्यूशन, द रिस्टोरेशन ऑफ गुड पर्सनल रिलेशनशिप बाय मेकिंग अमेंड्स फॉर हार्म डन। जो आज हम पढ़ते हैं स्टेप 8 और 9, तो उसके बारे में कुछ करना है कि माफी मांगनी है, माफ करना है जो हार्म डन किया है पर्सनल रिलेशंस को, उसको वहां से उस पर कुछ काम करना है। तो आज जो इस पैराग्राफ के अंदर उन्होंने जो स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 7, स्टेप 8 और इवन जो इसने लिखा है कि खाली कन्फेशन से काम नहीं चलेगा, समथिंग वाज टू बी डन अबाउट देम। मेरे को ऐसा लगता है कि स्टेप 6 और 7 भी है, जो करेक्टर डिफेक्ट्स जो मुझे निकल के आए हैं, पता चले हैं, उस पर काम करना। दे वर मोस्ट एडेंट टू इन देयर प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन एंड प्रेयर, एटलीस्ट 1 hour a day and 2 hours वुड बी बेटर। और इसके साथ साथ वो बहुत ही इंटेंस तरीके से, पर्टिकुलर तरीके से एक उन्होंने बना रखा था और बहुत ही पर्टिकुलर थे इस मामले में। कौन से में? प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन प्रेयर कि वो भी करनी है। उसका टाइम ड्यूरेशन भी उन्होंने फिक्स किया हुआ था कि 1 घंटा तो कम से कम है, एटलीस्ट 1 hour a day। पूरे दिन भर में 24 घंटे के अंदर 1 घंटा आपको मेडिटेशन और प्रेयर के लिए अलग से निकालना है। और अगर बढ़ जाए, 2 घंटे हो जाए, तो वो उससे अच्छी चीज कोई है ही नहीं। तो डेली बेसिस के ऊपर अपना जो ईश्वर के साथ कनेक्टिविटी, हायर पावर के साथ, उस पर वो जोर देते थे। दे फेल्ट that when people commence to adhere to these high moral standards, then God could enter and direct their lives। उनको ऐसा महसूस होता था वहां पे जो लोग आ रहे थे, जो जो पढ़ा है, हर तरह के लोग आ रहे थे वहां पर, सिर्फ शराबी नहीं थे। तो दे फेल्ट दैट व्हेन पीपल कमेंस टू adhere टू दीज हाई मोरल स्टैंडर्ड्स, मोरल हाई मोरल स्टैंडर्ड जो उन्होंने
चार एब्सोल्यूट्स और बाकी ऊपर हमने पढ़ा है, अगर हम इसको अपने जीवन में उतारते हैं, इनका पालन करते हैं, इन पर चलने की कोशिश करते हैं, तब देन गॉड कुड एंटर, तब ईश्वर उनके जीवन में प्रवेश कर सकता है एंड डायरेक्ट देयर लाइव्स, और उनके जीवन को निर्देश, डायरेक्शन देगा. Under these conditions, every individual could receive specific guidance which could inspire every decision and act of living, great or small. स्टेप 11 को इसने बहुत कि किस तरह से वो फॉलो करते थे उसको, कि अंडर दिस कंडीशन, अगर मैं ऐसा करता हूँ, डेली अपने लिए समय निकालता हूँ, प्रार्थना मेडिटेशन करता हूँ, उसके बाद जो भी मोरल प्रिंसिपल स्टैंडर्ड्स जो ऊपर हमने पढ़े हैं, उनको मैं एडहेयर, उनको मैं पालन करता हूँ, उतारता हूँ अपने जीवन के अंदर, तो क्या होगा उसे, इस परिस्थिति में एवरी इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति को एक स्पेसिफिक गाइडेंस अपने लिए मिलेगी, मार्गदर्शन मिलेगा, रास्ता मिलेगा पर्टिकुलर जो चाहता है वो, विच कुड इंस्पायर एवरी डिसीजन एंड एक्ट ऑफ लिविंग, ग्रेट और स्मॉल. तो जीवन जीने का, जीवन को जीवन की शर्तों जीने की बात करते हैं, और जब हम जीवन जीते हैं तो हमारा हर एक जो डिसीजन है हम लेते हैं अपने जीवन के अंदर, और जो जीवन को जीने के लिए एक्ट करते हैं, चलते हैं, छोटा या बड़ा, वहां से मुझे डायरेक्शन मिलनी शुरू हो जाएगी. फॉलोइंग मेडिटेशन एंड प्रेयर, दे प्रैक्टिस व्हाट दे कॉल्ड अ क्वाइट टाइम. इसके साथ साथ वो प्रार्थना ध्यान तो करते ही थे बैठ के, इसके साथ वो क्वाइट टाइम भी फॉलो करते थे. क्वाइट टाइम का मतलब शांत बैठ जाना, ऑब्जर्व करना अपने आप को बिल्कुल शांति से, और वहां पे क्या करते थे उसमें, आस्किंग गॉड फॉर स्पेसिफिक डायरेक्टिव्स. कोई अगर जीवन में परेशानी चल रही है, दुविधा चल रही है, कोई मार्गदर्शन चाहिए, वहां पे ईश्वर से बैठ के आराम से कनेक्ट होके वो शांति में वो सुनने की कोशिश करते थे. और तरीका क्या था उनका, पेंसिल इन हैंड, हाथ में वो पेपर और पेंसिल रखते थे. दे रोट डाउन व्हाट केम इनटू देयर माइंड, और लिखते जाते थे कि क्या आ रहा है अभी दिमाग में, क्या चल रहा है, कौन सा विचार चल रहा है, उस विचार के साथ क्या आ रहा है, क्या करना चाहिए, कौन सा डिसीजन लेना है, छोड़ना है, किससे बात करनी है, किससे मिलना है, जो भी आता था उसको नोट डाउन करते थे. वन कुड डू दिस अलोन with his family or in the company of a like-minded group which was called a team. अब तरीका बताया उन्होंने कैसे कर सकते थे इसको, अकेले भी कर सकते थे, परिवार के साथ बैठ के भी, और या फिर लाइक माइंडेड पीपल, जो वो लोग इस एक्टिविटी में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बैठे हैं, कर रहे हैं, एक तरीके से हम जो सत्संग की बात कर रहे हैं, अगर मैं हिंदी में बोल दूं, इसमें टीम बैठकर वो कर सकते थे. सच ए वे ऑफ लाइफ वाज अर्ज्ड अपॉन ऑल कमर्स, ऑल, सबके लिए था ये. कोई ऐसा नहीं था कि किसी एक को करना है, दूसरे को करना है, कौन करेगा, नहीं, सबके लिए था. इट वाज ए वेरी डायनेमिक एंड समटाइम्स ए वेरी एग्रेसिव इवेंगलिज्म, वेरी डायनेमिक एंड समटाइम्स ए वेरी एग्रेसिव एवेंगलिज्म, कि कभी कभी इसके अंदर में के साथ वो ऐड करते थे, बहुत ही एक डायनेमिक का एक मीनिंग होता है कि भरपूर, जबरदस्त, और एवेंगलिज्म का एक कि टीचिंग ऑफ क्राइस्ट या टीचिंग ऑफ समथिंग पर्टिकुलर सेक्ट डोनोमिनेशन, या उसमें से निकाल के, बाइबल के अंदर से निकाल के वो पढ़ा करते थे, फॉलो करते थे उसको. By the time Ronald H. turned up among these good folk in 1931, the Oxford group had begun to receive worldwide attention. और अब ये बता दें कि जब जब तक रोनाल्ड एच इस ऑक्सफोर्ड ग्रुप में आया, जब हमने रोनाल्ड एच के बारे में पढ़ा है पहले कि किस तरीके से उसका सफर शुरू हुआ, और जब तक ये रोनाल्ड एच यहाँ आया 1931 में, द ऑक्सफोर्ड ग्रुप हैड बिगन टू रिसीव वर्ल्ड वाइड अटेंशन. तब तक वो ऑक्सफोर्ड ग्रुप को एक बहुत मान्यता प्राप्त हो गई थी लोगों के बीच में, काफी नाम फैल गया था, लोग आ रहे थे, फॉलो कर रहे थे. पीपल इन एवरी लेवल ऑफ सोसाइटी वर इंटरेस्टेड, और हर लेवल सोसाइटी में, समाज में एक परिवेश है हमारा, उस परिवेश के हर व्यक्ति, हर तबके के लोग इसमें इंटरेस्टेड थे, इसमें आने को उत्सुक थे, इसके बारे में जानना चाहते थे, और इसको फॉलो कर रहे थे. द ग्रुप सीम टू बी एबल टू क्रॉस डिनोमिनेशनल एंड सोशल लाइंस वर ईज्ड. क्रॉस डिनोमिनेशनल, हर, जैसे मैंने बताया कि अभी हर व्यक्ति हर धर्म के, हर तबके के, अमीर गरीब, वाइट ब्लैक, अभी आगे हम पढ़ेंगे,
कि किसी भी मान्यता को मानने वाले लोग थे। और सोशल लाइन, हर एक सामाजिक जो लाइन हमने खींची हुई है उन सब से परे थे। ईज था उसमें, आराम था। द enthusiasm एंड एक्चुअल पावर ऑफ सोशल सोसाइटी वर इमेंस। अब जो इस सोसाइटी का एक्चुअल पावर, जो काम करने का जो तरीका था, बढ़ रही थी आगे। और enthusiasm, जो उत्साह था, बहुत जबरदस्त था। बहुत अच्छे से ये लोग अपना काम कर रहे थे। इन द अर्ली डेज ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस द मूवमेंट वाज कॉल्ड द फर्स्ट सेंचुरी क्रिश्चियन फेलोशिप। शुरुआती के दिनों में इसका जो नाम था ऑक्सफोर्ड ग्रुप का, इसको कहते थे फर्स्ट सेंचुरी क्रिश्चियन फेलोशिप। जो अभी राजेश जी ने कल हमें इसके बारे में बताया भी था, इसके बारे में हमें जानकारी दी थी कि क्या होता है क्राइस्ट की जो टीचिंग्स को बताने के लिए, फर्स्ट सेंचुरी की जो क्रिश्चियनिटी थी उसका बढ़ावा देने के लिए, उसकी टीचिंग्स को बताने के लिए। और उसी पे इसका नाम पड़ा हुआ था, द फर्स्ट सेंचुरी क्रिश्चियन फेलोशिप। इन द 19 late 1930 Dr. Bob, co-founder of AA, and the other Akron Ohio members continue to refer to it that way। और डॉक्टर बॉब और बाकी लोग जी उसको हाँ इसी सर। नाम से बुलाते थे, पुकारते थे और जानते थे इसको। इट इट बिकेम द ऑक्सफोर्ड ग्रुप इन 1928। और इसका जो रीनेम हुआ 1928 में, इसको ऑक्सफोर्ड ग्रुप दिया गया। और उसके बाद एंड वाज रीनेम्ड मोरल रियरमेंट इन 1938। और 10 साल के बाद फिर इसका नाम फिर चेंज हो गया, इसको MRA शॉर्ट फॉर्म के अंदर, जो नैतिक मूल्यों की एक मूवमेंट जो कहा जाए, वो नाम दिया गया है इसको। Although Bill placed the origin of the Oxford group at about 1920, the seed had actually been planted in 1908 when Frank Bookman, a native of Allentown, Pennsylvania, underwent a remarkable spiritual transformation। और जो बिल ने जो डिस्क्राइब किया है कि 1920 में ये मूवमेंट बनी, ऑक्सफोर्ड ग्रुप बना है, बट इसका जो बीज था, और जो उसको और पीछे लेके जाते हैं, जो इसका बीज था, जो इसकी शुरुआत हुई थी, जैसे हम पढ़ रहे हैं कि ए की शुरुआत कब हुई, हम 1939 या 35 में मानते हैं, लेकिन शुरुआत उस हो चुकी थी पहले। द सोशल सीड वाज एक्चुअली बीन प्लांटेड इन 1908 में, जब जो इनके जो फाउंडर हैं फ्रैंक बुकमैन, और जो एलन टाउन पेंसिल्वेनिया में रहते थे, अंडरवेंट ए रिमार्केबल स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। एक आध्यात्मिक उनको जो बदलाव आया उनके जीवन में, उससे वहां से शुरुआत हुई। बुकमैन हु हैड बीन रनिंग ए होम ऑफ बॉयज इन फिल्फेडिया resigned following a bitter dispute with the trustees। तो वहाँ पे एक काम करते थे, एक ऑर्फन हाउस चलाते थे बॉयज के लिए। और वहाँ के ट्रस्टीज के उनके साथ कुछ डिस्प्यूट हुए किसी चीज को लेके। वो राजेश राजेश जी बताएंगे वो क्या डिस्प्यूट रहा होगा। और उसके उन्होंने रिजाइन कर दिया, जॉब को छोड़ दिया, चले गए वहां से। नर्सिंग हिज रिजाइनमेंट ही सेल्ड फॉर इंग्लैंड। और रिजाइनमेंट इतनी ज्यादा थी, कोई इतना बड़ा कोई मुद्दा था कि वो निकाल नहीं पाया उसको, और अंदर अंदर खुंदक से भरे हुए, और ये इंग्लैंड आ गए। देयर इन हिज अनहैप्पीनेस ही drifted to a religious conference in Keswick, where an inspiring sermon by a Salvation Army member had a profound effect on him। अब इसी खुंदक में, इसी उदासी में, दुख में, वहाँ पे वो ड्रिफ्टेड, मतलब कैसे पहुंचे उन्हें भी नहीं पता। जैसे ड्रिफ्ट हो जाता है हवा के साथ, झोंके के साथ, पानी के झोंके के साथ बह जाती हैं चीजें, वैसे वो ड्रिफ्ट हुए एक रिलीजियस कॉन्फ्रेंस, एक धार्मिक कॉन्फ्रेंस चल रही थी कैसविक में। और वहां पे एक सरमन उपदेश दिया जा रहा था बाय द साल्वेशन आर्मी मेंबर, एक मेंबर को और वो एक धार्मिक प्रचार कर रहे, उपदेश दे रहे थे। और उस उपदेश को सुनकर had a profound effect on him, उसके उन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। सुना उसके अंदर उन्होंने, उसके अंदर वो रिजेंटमेंट्स के ऊपर ही बात चल रही थी, किस तरीके से हम निकल सकते हैं उसमें से, अपने पास्ट के अंदर से, क्या तरीका है उसका। और ही वॉज changed so dramatically that he sat down and wrote letters of amends to his former trustees, a step that brought him great relief and joy। और वहां से निकल के उन्होंने इमीडिएटली खत लिखे उन ट्रस्टीज को जिनके साथ उनका डिस्प्यूट हो गया था, किसी बात पे कहासुनी हो गई थी, कोई डिसएग्रीमेंट हो गया था। वहां से अमेंड्स किए, माफी मांगी। और कहते हैं कि इस कदम ने, अब स्टेप 9 की इंपॉर्टेंस आप बता रहे हैं,
कि क्या फर्क पड़ता है जीवन के अंदर अगर हम कर लेते हैं इसको अच्छे से। या स्टेप दैट ब्रॉट हिम ग्रेट रिलीफ एंड जॉय। रिलीफ, मुक्ति और आनंद, वो भी ग्रेट, छोटा मोटा नहीं, महान। उससे जो जो आत्मा का जो बंधन है खुल गया उसका। शेयरिंग दिस एक्सपीरियंस विद अदर, he soon began to see personal spiritual change as a way of healing the entire। अब जैसे बिल को लेटे लेटे ख्याल आ रहा है, ऐसे इसको भी ख्याल आया कि अपने इस अनुभव को साझा करना दूसरों के साथ। तो उसने देखा, he soon began to see personal spiritual change, कि व्यक्तित्व के अंदर जो व्यक्ति इस काम को करता है, इस तरीके को अपनाता है, उसके अंदर अपने अंदर एक आध्यात्मिक बदलाव आता है। और उस आध्यात्मिक बदलाव से क्या होता है, इज अ वे ऑफ हीलिंग। वो मुझे अंदर से हील करता है, और धीरे धीरे हीलिंग द, जैसे जैसे ये मुहिम फैलेगी तो ये पूरे संसार को हील करेगी। हर लोग दुखी है, परेशान है, रिजेंटमेंट है, जेलिस में है, अभावों में है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, ये नहीं किया, तो कह रहे धीरे धीरे ये वर्ड पूरा हील हो जाएगा। छोटा सा पैराग्राफ और ले लेता हूँ फिर एंड करूंगा। बुकमैन सर्व्ड एज ए YMCA secretary for a time. Later, he lectured on personal evangelism on college campuses. तो वो बता दें कि कुछ समय तक उसने बुकमैन ने YMCA में सेक्रेटरी की तरह काम किया। फिर एक लेक्चर्स देते थे अपने जो फर्स्ट सेंचुरी या क्रिश्चियनिटी के ऊपर बदलाव के लिए, उनको कन्वर्जन के लिए कॉलेज कैंपस के अंदर। ही वॉज ए वर्ल्ड ट्रेवलर, और पूरे देशों संसार में घूमते थे वो। He and the people who gathered around him carried the message to foreign countries। वही जो थॉट जो बिल के दिमाग में आ रहा है, वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है बुकमैन के माध्यम से, कि वो ट्रेवल करते थे, जो लोग उसके जुड़ते थे वो इस मैसेज को बाकी देशों के अंदर फैला रहे थे। सैम शूमेकर, कैलवरी रेक्टर had met बुकमैन इन चाइना इन 1918। और 1918 में जो सैम शूमेकर, जो उनके पहले कन्वर्ट थे, मुहिम को जो बहुत तेजी से आगे बढ़ाया, 1918 में उनसे उनकी मुलाकात चाइना में हुई थी। और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आगे पढ़ेंगे हम। थैंक यू देवाशीष भाई, मैं यही रुकता हूँ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद मुकेश जी। मैं समय व्यर्थ न करते हुए राजेश जी को आगे बढ़ाना चाहूंगा। आइए राजेश जी। जी धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम विदेश में शराबी हूँ। थैंक यू देवाशीष जी हेल्प सर्विस के लिए। थैंक यू सो मच मुकेश जी, वंडरफुल सर्विस के लिए भाई। अचानक, बार बार मैं बोलता हूँ कि अचानक किसी को भी बुलाना और इस प्रकार की ट्रांसलेशन करना बहुत ही अद्भुत है यार। थैंक यू। कल हमने पढ़ा कि 4 एब्सोल्यूट थे: ऑनेस्टी, प्योरिटी, अनसेल्फिशनेस और लव। एब्सोल्यूट हम लोगों ने हटा दिए कि शराबी, कोई भी शराबी पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकता, करना है हमने। बिल ने बड़े सोच समझ के वर्ड डाले हैं, जैसे वो पेज नंबर 25 पे वर्ड डाला है ना, लेवलिंग द प्राइड। लेवलिंग द प्राइड के लोग बोलते हैं यार ये लेवलिंग द प्राइड क्यों लिखा हुआ है भाई साहब, प्राइड को लेवल में ये क्या मतलब हुआ। सच में बहुत सोच समझ के प्रोग्राम बनाया गया है भाई साहब। और जहां बीडब्ल्यू को हार्ड सेंटेंस डाला, वहां पर हल्की सी शुगर कोटिंग कर दी। मतलब वो बच्चे को देते हैं ना कड़वी दवाई, और साथ में चीनी का चम्मच साथ में रहता है, फटाफट लगा देते हैं मुंह में। बिल ने हमारे साथ ऐसा करा है, जहां पर उसने हल्का सा हार्ड कोई चीज डाली है तो हमारे साथ वो चीनी का प्रयोग जरूर करा है। अब इसके बारे में बताया कि कल हम लोगों ने पढ़ा कि यूनिवर्सिटी के कैंपस से ये एक मुहिम स्टार्ट हुई थी। और आज कन्वर्जन की भी बात कर दी कि वो जो पहला कन्वर्ट है वो सैम शूमेकर, फ्रैंक बुचमैन का, मतलब ऑक्सफोर्ड ग्रुप फ्रैंक बुचमैन ने स्टार्ट करा। और पहला जो कन्वर्ट है वो बता दिया कि सैम शूमेकर, और दूसरा शेरी डे। यानी कि साथ भी ले सकते हैं इन दोनों को, या बाकी भी कर सकते हैं। अब करते क्या थे ये लोग, और हम लोगों को क्या मिला इसमें से, तो वो है जैसे कल एक सेंटेंस आया, दे थॉट पीपल आउट टू बी कन्फेस देयर सिन वन टू अनदर। अब ये चल रहा है, मतलब देखो, 3 शब्दों में आज अगर इस प्रोग्राम को देखें तो क्लीन हाउस, ट्रस्ट गॉड, हेल्पिंग अदर। क्लीन हाउस,
तो पहले क्लीनिंग का बात कर दी कि अंदर से सफाई शराबियों ने किस प्रकार से अपनी अंतर की सफाई कैसे करनी है, फिर ट्रस्ट गॉड, फिर हेल्पिंग अदर, और उसी तरीके का इन्होंने प्रोग्राम बता दिया। अब नंबर 2 पे आज जहां से पहला स्टार्ट हुआ, होलसेल सॉर्ट ऑफ पर्सनल हाउस क्लीनिंग कार्ड शेयरिंग, उसको वो शेयरिंग बोलते थे। और जो कन्फेशन वाला था, जैसे बिल्कुल सही बोला इन्होंने कि एक शेयरिंग हो गया, कन्फेशन हो गया, रिसेशन हो गया, क्वाइट टाइम हो गया, टीम हो गया। ये मोटे मोटे शब्द उठाते थे, मतलब अगर स्टेप में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारे स्टेप भी बन जाते हैं इससे। जैसे कल बात हो रही थी, कन्फेशन चौथा पांचवा, और रिसेचुएशन आठवां नौवां, और क्वाइट टाइम 11वां, और टीम वर्क जो है वो पेंसिल उठा के और बाकी चीजें जो जो माइंड में आया वो, और हेल्प करनी, वो टीम वर्क जो करते थे वो मैं बार में का टच उसमें ले सकता हूँ। तो इस प्रकार से अगर पूरे पूरे स्टेप का जिक्र करेंगे तो पूरे पूरे स्टेप का भी जिक्र जो अब मिल जाएगा। जैसे मुकेश जी ने बोला ना कि अब ये बात वहां हो रही है छठा सातवां, अब ये सच में है कि इससे अब अलग कुछ करना पड़ेगा, कन्वेंशन से काम नहीं चलेगा। तो इशारा तो वाकई वो छठे सातवें का इशारा भी हो सकता है, लेकिन ये अभी ऑक्सफोर्ड ग्रुप के उसकी बात हो रही है। तो उस तरीके से इनके पास एक प्रोग्राम था। हालांकि 1935 से लेकर 1938 तक इन्होंने भी अलग अलग से ना लिखत में, मतलब हाथों से लिखकर इन्होंने पर्ची टाइप बना लिया था कि कैसे हमने प्रोग्राम करवाना है। उनमें इन्होंने लिक्विड अल्कोहल, बीवर लिक्विड अल्कोहल, कुछ इस प्रकार के सेंटेंस जो है वो डाले, वो आगे पढ़ने को मिलेगा हम लोगों को पेज नंबर 199 से, इसी किताब में हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा कि स्टार्टिंग में इस प्रोग्राम को प्यूरिफाई करके इन लोगों ने क्या करा कि बीच बीच की चीजें उठा के उसे स्टेप के रूप में कन्वर्ट कर लिया। इन्होंने 6 कदम बना लिए, ये सारे पैराग्राफ को कन्वर्ट करके इन्होंने पूरे के पूरे 6 कदमों के रूप में उसे बना लिया, और बाद में 1939 में जाके वो 12 के रूप में कन्वर्ट किया। अब आ जाते हैं जी, अब ये इस प्रकार से काम करते थे। और भी इनका मैं बार बार एक चीज का जिक्र कर रहा हूं कि इसके अलावा भी इन चीज, मतलब इनका बहुत बड़ा प्रोग्राम था कि इनके 5 सी थे, बहुत ज्यादा। एलानॉन भी इन को मैंने मतलब एक दो बार मेरे को मौका मिला एलानॉन में जाने का, तो मैंने देखा वो काम करती हैं इसके ऊपर 5 सी और 5 प्रोसीजर पे, जिसमें कॉन्फिडेंस होता है, कन्फेशन होता है, कन्विक्शन होता है, कन्वर्जन होता है, कंटिन्यूटी होती है। एलानॉन इसको प्रोसेस को फॉलो करती हैं। ये इस प्रोसेस को मैंने वहां देख के मेरे को थोड़ा सा अंदर से लगा कि यार देखो ये इन्होंने अपने प्रोग्राम को थोड़ा सा अपग्रेडेड मान सकता हूं मैं कि उस प्रकार से ये, लेकिन ये के 12 कदम हमारे लिए पूर्ण है। अब आ जाते हैं रोलैंड हैजर्ड। रोलैंड हैजर्ड का मतलब उसका अपना भी प्रभाव था भाई साहब। अगर मान लो एक बड़ी हस्ती, बड़ा व्यक्ति जो है वो आके कोई आए और बोले कि मेरी दारू शूट कीजिए, या मेरी मतलब मेरे अंदर कोई कन्वर्जन आ गया किसी संस्था में जाने से। और रोलैंड हैजर्ड का हमने पहले भी कहीं पढ़ा था कि रोड्स आइलैंड फैमिली, मतलब बहुत बड़ी टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री, पता नहीं क्या क्या था इन लोगों का। ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था ये, मतलब इनकी बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे सालवे प्रोसेस, पीसलैंड, रोड्स, खनन, रेल मार्ग, साइन, इंडिया में पता नहीं कितनी कंपनी है रोड्स की और बाकी चीजों की। उस परिवार से संबंधित व्यक्ति था रोलैंड हैजर्ड, जो पहला मतलब अल्कोहलिक एनोनिमस की जो सोल्यूशन वाली धारा है, जो डॉक्टर कार्लियंग से उसको रोलैंड हैजर्ड तक आई थी। अब उसका जिक्र कर रहे हैं कि जैसे ही वो इस सोसाइटी में एंटर हुआ तो उससे पहले ही या साथ साथ ये जो थी वो, मतलब ये फेलोशिप बहुत ज्यादा है, मतलब ये ऑक्सफोर्ड ग्रुप का काफी जगह प्रचार प्रसार हो रहा था। अब देखो डॉक्टर बॉब का जिक्र आ गया जी, 1931-32 के में एविडेंस है पक्के, हनरीटा शिवरलिंग, टी हेनरी विलियम, क्लेरिस विलियम डॉक्टर बॉब और उनकी पत्नी एन को लेकर जाते थे ऑक्सफोर्ड ग्रुप में शराब छुड़वाने के लिए। हालांकि वो तो प्रार्थना करवाने के लिए ले जाएंगे, लेकिन मेरा यह मानना है कि वो शराब छुड़वाने के लिए ही ले जाते थे। लेकिन अगर देखें तो 1935 में मई में पहली बार बिल और बॉब मिले। 1931-32 से जो आदमी उसी संस्था में जा रहा है, उसी सोल्यूशन को बताने के लिए एक दूसरा आदमी आया है जो 1.5 महीने से उस संस्था में जा रहा है। बड़ा अद्भुत नहीं लगता है ये वाली बातें कि एक आदमी एक जगह पर 3 साल से या 4 साल से जा रहा है और एक आदमी 1.5 महीने से केवल उस जगह पर जा रहा है, और
आखिर वही सोल्यूशन बताने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। डॉक्सफोर्ड ग्रुप को बीमारी का पता नहीं था। जो डॉक्टर सिरकबर से, जो उसने सिल्की और दोनों ही एबी दोनों नाम जोड़े थे ना, पीछे हमने 2-3 पेज पहले एक बात पढ़ी थी कि जो मैसेज अब कंप्लीट मैसेज बनने जा रहा है। कंप्लीट मैसेज कैसे बन रहा है जी? डॉक्टर सिरकबर से बीमारी और सोल्यूशन एबीटी के माध्यम, मतलब डॉक्टर कार्लियम से शिब्रा ग्रेव्स, रोलैंड शेफ, रोलैंड हैजर्ड और बिल डब्ल्यू, ऐसे ले लेते हैं। सॉरी, बीच में एबीटी, एबी थैचर और फिर बिल डब्ल्यू। ये आ गई सोल्यूशन वाली लहर। अब तीसरी जो चीज है मेथड, तरीका क्या है? तो तरीका ऑक्सफोर्ड ग्रुप, यानी कि बीमारी, सोल्यूशन और मेथड, तीनों ही चीजें जो है वो कंबाइन होने जा रही हैं जी। तीनों चीजों का एक मिश्रण होने जा रहा है। और बिल डब्ल्यू ने जो वहां पर जाकर बोला है, वो पहले बोली है बीमारी। क्योंकि जब तक मुझे ये पता नहीं होगा कि मेरे को बीमारी, में सोल्यूशन क्यों ढूंढूंगा? सबसे बड़ी बात यह है ना कि डॉक्टर को ये तो बता नहीं सकता आदमी को जाके, इतना बड़ा सर्जन था डॉक्टर, ये कोई शेरों का दलाल जाके बोल देता भाई साहब बीमार है और डॉक्टर बेवकूफ है, वो बोल देगा ठीक है जी मैं पक्का बीमार हूं। उसने अपनी लाइफ स्टोरी से उस आदमी को बताया था कि भाई साहब किस तरीके से बीमार हो, कैसे आपको ऑब्सेशन जो है वो ठेके तक लेके जाता है, और जैसे अपने सिस्टम में डालते हो एलर्जी ट्रिगर हो जाती है। बाद में वो जो उनकी 5-6 घंटे जो मुलाकात हुई, वो सारी चीजें वो वाली हुई। अब आज ये कहानी मैं कम से कम भी 20 बार, लेकिन एक बार फिर रिपीट करूंगा फ्रैंक बुचमैन की कहानी। मैं, क्योंकि ये कहानी मैं 20 बार मतलब सुना चुका हूं, लेकिन मेरे को जितनी बार भी पढ़ता हूं उतनी बार और अच्छी लगती है ये। ऑक्सफोर्ड ग्रुप का इन्होंने बता दिया कि 1928 में नाम जो रीनेम्ड हो गया, मॉरल रिटायरमेंट इन्होंने नाम रख दिया। लेकिन इसके बीज जो है 1908 में डले थे। अब आ जाते हैं जी कि हुआ क्या था। अब ये घर से भागा, फ्रैंक बुचमैन जो है वो घर से भागा और एक अनाथ आश्रम में जाके रहने लगा। अब ट्रस्टी से डिस्प्यूट हुआ इसका फिलिपीडियम। अब वहां से इसको इतनी खुंदक आई, हालांकि इसने सर तो फाड़ दिया था उसका, वो मतलब वो चीजें होगी। अब डर गया और ये वहां से भागा। और भागने के बाद इसने वो जहाज के थ्रू इंग्लैंड की साइड को, जैसे आदमी अब भाग रहा, पता कुछ नहीं है कहाँ जाना है, क्या होना है, क्या नहीं होना है। अब इसके अंदर इतनी खुंदक थी कि शिप से जब वो इंग्लैंड पहुंचा, तो देखो भगवान के भी एक तरीके होते हैं काम करने के। एक रिलीजियस कॉन्फ्रेंस चल रही थी जिसका आज इन्होंने जिक्र करा, क्विस्विक में। अब नाम नहीं मेरे को पता कि हेस्विक बोलेंगे या क्विस्विक बोलेंगे इसको। अब ये सैल्वेशन आर्मी के मेंबर, आर्मी का एक प्रोग्राम था जो प्रीचिंग करते थे, उपदेश देते थे, सेरेमनी करते थे लोगों को कन्वर्जन के लिए। और यहाँ पर 9th स्टेप का इतना बड़ा रोल है ना। अब 9th स्टेप देखो बेसिकली यहां से आया है हम लोगों के पास। अब इस आदमी ने क्या करा, जैसे ही उनको सुना, तो सुनते सुनते, जैसे कई लोग आपने देखे ना कि सत्संग सुन रहे हैं और रोने लग पड़ते हैं, देखा हो आपने, भावुक हो जाते हैं, या कोई नाचना शुरू कर देता है, मतलब उसे नहीं पता होता मेरी चुनरी कहाँ गई, मेरा वो कहाँ गया, मतलब ऐसा ऐसा वो मस्ती भी बोल सकते हैं उसे, या कुछ और भी बोल सकते हैं, जो आंखों से आंसू बह रहे हैं, इस प्रकार से। अब इन्होंने जैसे जैसे वो बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि अगर तुमने कोई भी गलती करी है और तुम्हारे अंदर किसी के प्रति खुंदक है, तो उसे राइट डाउन करो और कन्फेस करो। अब इसने ये वाला काम लगा करने, और जब ये लिख रहा है ना वो वाले वर्ड, देखो सेंटेंस कितने प्यारे हैं। ही वाज चेंज ड्रामेटिकली, दैट इज सैट डाउन एंड रोट ए लेटर ऑफ अमेंड टू हिज फॉर्मर ट्रस्टी। जैसे ही उसने वो लिखने शब्द उतारे, पेंसिल लेके, कलम लेके, जैसे हम बोलते हैं लोग, यार मैंने चौथा कलम लिख रहा था ना, लिखते लिखते मेरे अंदर बड़ा भारी परिवर्तन आया, ये वाले भाव। लेकिन ये नौवीं की बात हो रही है डायरेक्ट। वो जैसे ही उसने लिखना शुरू करा, अप्लाइज करा, अमेंड डाले उसने उसने उससे फॉर्मर जो ट्रस्टी था वो। अब देखो सेंटेंस देखो जी, ये स्टेप दैट ब्रॉट हिम द ग्रेट रिलीफ एंड जॉय, sharing this experience with other, he soon began to see personal shift to change on the way of healing the entire world। अब आगे तो पास इट होना है, लेकिन एक वर्ड जो मेरे अंदर चेंज आया ये काम करते करते, तो ये नौमे का जो हम लोगों के अंदर है ना, कि जैसे ही उसने वो अमेंड वाला करा, भाई साहब जैसे ही ये स्टेप लिया उसने, अंदर से जो रिलीफ और जॉय उसके अंदर उत्पन्न हुआ, इसी चीज ने एक और यही चीज जो है वो अपने प्रचार में, प्रसार में, हालांकि इन्होंने एक चीज और बोली थी, फियर एंड अनसेल्फिशनेस। ये कॉज रूट, मतलब ये जो फ्रैंक बुचमैन का कहता कि इन्होंने बाद में जो दो चीजें निकाली थी, फियर और सेल्फिशनेस निकाली थी,
कि ये कॉज रूट है मेरी प्रॉब्लम के, और कन्वर्जन कहाँ है, अमेंड में। सीधा इन्होंने वो जो है वो अमेंड की बात कर दी। और जो सैम शूमेकर है, इन्होंने बता दिया कि वो जाके इनको चाइना में मिले थे, जो पहले मतलब सैम शूमेकर ने सबसे ज्यादा काम जो है, अगर एक्सपोर्ट ग्रुप में देखें तो सबसे ज्यादा काम जो है वो फ्रैंक बुशमैन ने करा। तो ये एक वंडरफुल यार ये। अच्छा, इस एरिया के लोग, बस एक आधा मिनट और लूंगा। जब मैं रोलैंड हैजर्ड को पढ़ रहा था तो मुझे एकदम ध्यान आया, हम लोगों ने हमारी एक और किताब है लैंग्वेज ऑफ आर्ट, उसमें बिल डब्ल्यू जब खाली हो गया, जब बिल डब्ल्यू के पास कोई काम नहीं बचा, तो बिल डब्ल्यू ने लोगों को लेटर लिखने शुरू करे। मतलब जैसे आता है ना आदमी, 1961 की बात है, 1961 में जाके बिल डब्ल्यू खाली हो गया, मतलब स्टेप, ट्रेडिशन, कंसेप्ट, सारी किताबें तो बिल लिख के साइड में कर दी, और रिटायरमेंट वर्ड का इस्तेमाल कर रहा है। रिटायरमेंट पे एक लेटर लिखा, और लेटर लिखा था डॉक्टर कार्लियो को। अब देखो महानता, देखो उन लोगों की, डॉक्टर कार्लियो को जैसे ही लेटर लिखा, हालांकि मैं बाद में जिक्र करूंगा, इसका बड़ा लंबी बात है, लेकिन मैं एक विशालता हृदय की बात कर रहा हूँ। भाई साहब वो मुकर गया डॉक्टर कार्लियो की, यार मेरे को नहीं याद कि मेरे हाथ से कोई बंदा कन्वर्ट हुआ था, कोई रोलैंड हैजर्ड नाम का आदमी आया था और मैंने ठीक करा था उसे। ये तो तुम लोगों की विशालता है भाई साहब, तुम लोगों ने फेलोशिप, मतलब बिल का भी बड़ा विशाल हृदय या आभार का रूप, जो डॉक्टर कार्लियो को उसने लेटर लिखा, और डॉक्टर कार्लियो का देखो कितनी बड़ी महानता उस व्यक्ति के अंदर की, उस आदमी ने डिनाई कर दी है कि भाई साहब होगा कोई, वो अब 1930 की बातें, 31 साल पहले की बात है। तो इस प्रकार की जो चीजें इसी एरा में आपको देखने को मिलेगी। इस टाइम के जो लोग हैं ना, वो अलग ही अल्कोहलिक एनोनिमस बनने के पीछे या वो चीजें ना, तो इन महान विभूतियों का बहुत बड़ा रोल है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद राजेश जी।